बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान टेस्ट मैच, जो इस सीरीज़ का फाइनल टेस्ट मैच है, अब वो थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब 3 दिन का खेल मुकम्मल हो चुका है और पाकिस्तान की टीम इस वक्त थोड़ा सा हमें बैकफुट पे नज़र आ रही है। इस टेस्ट मैच को डिस्कस करेंगे, साथ साथ आपके इल्म है कि जी टीवी जी स्पोर्ट्स इस वक्त कश्मीर प्रीमियर लीग में ओवरसीज़ वॉरियर्स का मीडिया पार्टनर है और इस हवाले से गाहे बगाहे आप ओवरसीज़ वॉरियर्स की न्यूज़ और उनके से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो आप मुसलसल जी स्पोर्ट्स में देख रहे हैं। आज आप बहुत सारी बातें करेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से और ओवरसीज़ वॉरियर्स के हवाले से, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। श्रीलंका ने गाल टेस्ट पर ग्रिफ्ट मजबूत कर ली। मेजबान टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 323 रन की बढ़तरी हासिल। क्रिकेट है, कुछ कह नहीं सकते। कोशिश है श्रीलंका को दूसरी इनिंग में जल्द से जल्द आउट करके टेस्ट में वापसी करे नसीम शाह। पीसीबी ने डोमेस्टिक सीजन 2022-23 का कैलेंडर जारी कर दिया। डोमेस्टिक सीजन का आगाज 33 मैचेस पर मुश्तमिल नेशनल T20 कप से होगा। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम से मुल्की सीरीज के बाद बर्मिंघम पहुंच गई। कौमी वुमेन टीम इवेंट में अपना पहला मैच 29 जुलाई को बारबाडोस के खिलाफ खेलेगी। ओवरसीज वॉरियर ने स्क्वाड के बाद मैनेजमेंट का भी ऐलान कर दिया। शेख राशिद आलम और अली सलमान भी ओवरसीज वॉरियर का हिस्सा बन गए। आइंदा T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। रिकी पॉन्टिंग। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़ और जिस तरह हमने पहले भी कहा था कि ओवरसीज़ वॉरियर्स के हवाले से खबरें आप जी टीवी की स्क्रीन पे देखेंगे तो आपने देखा कि शेख राशिद आलम साहब को ओवरसीज़ वॉरियर्स ने अपना चेयरमैन अनाउंस कर दिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू शेख राशिद आलम साहब फॉर बीइंग द चेयरमैन ऑफ ओवरसीज़ वॉरियर्स। हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका सीरीज़ के हवाले से, लेकिन आपको इल्म है कि ज़हीर अब्बास साहब के हवाले से हम मुसलसल जो है वो अपने प्राइम में आपको अपडेट दे रहे हैं और शायद ये पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स शो होगा कि जो अपने लेजेंड को इस तरह से याद रखा हुआ है कि हमने सिर्फ एक दिन उनके हवाले से खबर नहीं दी, बल्कि गाहे बगाहे हम उनके हवाले से अपने नाज़रीन को अपडेट भी कर रहे हैं। और यही वजह है कि इस वक्त जो ज़हीर अब्बास साहब जिन्होंने 24 जुलाई को अपनी सालगिरह भी सेलिब्रेट की है, उनके हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट देने के लिए, उनकी सेहत के बारे में ताज़ा तरीन अपडेट देने के लिए इस वक्त इंग्लैंड से बजरिया टेलीफोन कॉल हमें ज्वाइन किया है मिसेज़ समीना ज़हीर अब्बास साहिबा ने। और चूँकि इस वक्त वो ज़हीर अब्बास साहब के साथ मौजूद हैं तो ज़्यादा तफसील के साथ यकीनी तौर पर वो गुफ्तगू नहीं कर सकती हैं, तो लेकिन हम इंतहाई मशकूर है मिसेज़ समीना ज़हीर अब्बास साहिबा के कि उन्होंने कम ही गुफ्तगू के लिए हमसे वक्त हमें प्रोवाइड किया, लेकिन हम इंतहाई मशकूर हैं कि उनकी इस गुफ्तगू के ज़रिए हमें जो ज़हीर अब्बास साहब की हालत और तबीयत के बारे में आगाही हासिल हो जाएगी और यकीनी तौर पर हमारे नाज़रीन हमारी इस कोशिश और काविश को सराहेंगे भी। मिसेज़ समीना ज़हीर अब्बास साहिबा इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ज़रा तबीयत बताइएगा ज़हीर अब्बास साहब की अब कैसी है? जी ज़हीर माशाल्लाह बेहतर है, अल्लाह का करम है, ही इज़ बेटर नाउ, बट अभी हॉस्पिटल में ही है। ठीक है, डॉक्टर्स ने क्या कहा है उनकी तबीयत के हवाले से? डॉक्टर्स ये कहते हैं कि माशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मुझे उम्मीदें हैं, इतनी दुआएं हैं उनकी फैमिली, फ्रेंड्स, फैंस, आप सबकी, इंशाल्लाह जल्दी घर आ जाएंगे। ये बताइएगा भाभी कि कब तक ये हॉस्पिटल से रिलीज हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे और कब तक ये घर शिफ्ट हो जाएंगे? अली सलमान, अभी मुझे कुछ नहीं मालूम हॉस्पिटल में कितनी देर रहेंगे और डॉक्टर्स भी इसका कोई जवाब नहीं देते हैं, पर मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन तो अभी, दैट्स माय ओपिनियन। आपको पता है डॉक्टर्स तो यहाँ कभी बताते नहीं है जी कब डिस्चार्ज होंगे आप, बट अल्लाह का करम है, ही इज़ बेटर। ठीक है, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से किसी ने रब्ता किया ज़हीर अब्बास साहब की तबीयत के हवाले से जानने के लिए? जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कांटेक्ट किया, ज़हीर को विशेज़ और फ्लावर्स भेजे हैं और रमीज़ राजा का फ़ोन भी आया था। ठीक है, ये तो आपने पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बताया, लेकिन चूंकि इंडिया में भी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है और वहीं से जो है वो रन्स बनाने की मशीन कहा गया था, तो किसी इंडियन प्लेयर ने रब्ता किया उनकी तबीयत के हवाले से, आपसे कोई बातचीत हुई? शायद ही कोई क्रिकेटर है इंडिया पाकिस्तान से जिसने ज़हीर के लिए विशेज़ और दुआएं ना भेजी हों। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल
to all his well-wishers and his friends in the cricketing circle. ठीक है, और ज़हीर अब्बास साहब की तबीयत के बारे में कुछ फैंस को कोई मैसेज देना चाहेंगी? ज़हीर के चाहने वालों के लिए, उनके वेल विशर्स के लिए बस यही मैं कह सकती हूँ कि थैंक यू एंड जस्ट कीप प्रेइंग फॉर ज़हीर। इंशाअल्लाह वो खैरियत से घर आ जाएंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच मिसेज समीना ज़हीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थी, और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि चूँकि इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद हैं, ज़्यादा देर हमसे बात नहीं कर सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकाला और ज़हीर अब्बास साहब के फैंस को उनकी तबीयत के बारे में आगाही दी, और हमें बड़ी खुशी है ये गुफ्तगू सुनकर कि इस वक्त ज़हीर अब्बास साहब जो है वो रूबाए सेहत हैं, और अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए और जल्द अज जल्द वो सेहतयाब होकर वापस जो है वो रिलीज़ हो सकें हॉस्पिटल से, डिस्चार्ज हो सकें और अपने घर में जो है वो जा सकें। तो ये थी ज़हीर अब्बास साहब के हवाले से अपडेट। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका सीरीज़ पे बात करेंगे, ओवरसीज़ वॉरियर के हवाले से बात करेंगे, सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मिसेज समीना ज़हीर अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और अब हमें ज्वाइन किया यंगेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर और ओवरसीज़ वॉरियर्स के चीफ मीडिया ऑफिसर, टेस्ट क्रिकेटर, रिकॉर्ड साज प्लेयर हसन रज़ा ने। अस्सलाम वालेकुम हसन। अस्सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, और आपसे हम बात भी करेंगे ओवरसीज़ वॉरियर्स के हवाले से। कश्मीर प्रीमियर लीग में ओवरसीज़ वॉरियर्स किन तैयारियों के साथ जा रही है, लेकिन सबसे पहले कि वो टेस्ट मैच इस वक्त जारी है, टेस्ट मैच में क्या हुआ एक नज़र डालेंगे इस मैच की अब तक की समरी पर। ये आपके सामने स्क्रीन पे समरी। 378 रन स्कोर किए, जवाब में पाकिस्तान ने 231 रन स्कोर किए, और इस तरह सेकंड इनिंग में अब तक 176 रन स्कोर किए 5 विकेटों के नुकसान पर। एंजेलो मैथ्यूज ने 35 रन की इनिंग खेली, 30 रन के साथ इस वक्त धनंजय डिसिल्वा क्रीज पे मौजूद हैं, और अब पाकिस्तान को 323 रन का खसारा है और श्रीलंका को 323 रन की बढ़तरी हासिल है। 2 विकेटें हासिल की हैं इस इनिंग में नसीम शाह ने, और ये जो 323 रन हैं इसको कितना रन की बढ़तरी में अब तब्दील करने में कामयाब होगी, कितनी कन्वर्ट करने में कामयाब होगी, यकीनी तौर पे ये देखना होगा। हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, हसन से हम जानेंगे इस टेस्ट मैच के हवाले से। हसन, क्या कहेंगे इस टेस्ट मैच में जहां पे अब 323 रन की बढ़तरी इस वक्त श्रीलंका को हासिल हो चुकी है, 2 दिन इस मैच के अभी बाकी हैं, और पाकिस्तान की टीम ने जिस तरह से, पहले तो फील्डिंग में मैं बात करूंगा, खासतौर से कप्तान बाबर आजम ने कैचेस यहां पे ड्रॉप किए हैं, आप खुद बड़े सेफ फील्डर थे, जो कैचेस ड्रॉप किए, क्या उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है? बिल्कुल, फील्ड प्लेसिंग जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है टेस्ट क्रिकेट में, और स्पेशली जो बॉलर यूटिलाइजेशन होती है वो हमें नजर नहीं आई। जहां आपने बॉलर को यूटिलाइज किया जब नसीम शाह बॉलिंग कर रहे थे, 2 आउट उन्होंने किए, मगर हमेशा टेस्ट क्रिकेट में जो है प्लेयर को डोमिनेट किया जाता है, बैट्समैन को स्पेशली स्टंप टू द स्टंप्स बॉल की जाती है, आउटसाइड ऑफ स्टंप की जाती है। जहां पर देखिए नसीम शाह ने आउट किया, आउट स्विंग बॉल की है, वहां पर कॉट बिहाइंड हुए चंदेबल, और ऐसी यही टेस्ट क्रिकेट में होता है कि कैचेस विन द मैचेस। जब आप एक प्लेयर का कैच छोड़ते हैं तो डेफिनेटली बाद में वो कैच दोबारा नहीं आता, क्योंकि 83 ओवर्स 90 ओवर्स की इनिंग्स होती है पर डे के हिसाब से, तो आपको जो है वो फील्डिंग में बड़ा चाकू चौबंद रहना पड़ता है टेस्ट क्रिकेट में। ये वजह थी कि पाकिस्तान ने थोड़ी सी स्ट्रगल किया फील्डिंग में भी, और जिस तरह फील्ड प्लेसिंग थी वो थोड़ी सी डिफरेंट नजर आई। मगर हमेशा हम जिक्र करेंगे बाबर आजम पे कि बाबर आजम बैटिंग भी करेंगे, बाबर आजम बॉलिंग भी करेंगे, बाबर आजम कैप्टनसी भी करेंगे। इतनी कम उम्र में उन्होंने सारे रिकॉर्ड बना दिए हैं, मगर कंसंट्रेशन अगर बैटिंग में ज्यादा उनकी रहेगी तो मेरे ख्याल में मजीद और लंबे रन करेंगे, तो सारा प्रेशर बाबर आजम पे जा रहा होता है। ठीक है, लेकिन कवर्स में तो कैच छूटा है बाबर आजम, क्योंकि कवर्स में आपका एक बड़ा मशहूर ज़माना कैच है जो आपने वसीम अकरम की गेंद पर ब्रायन लारा का सहारा कप में किया था। कवर्स में तो कैच निस्बतन आसान होते हैं, बेहतर तो आप बता सकते हैं, लेकिन वहां पे भी उन्होंने कैच एक ड्रॉप किया। देखिए, मैंने वही बताया कि जब आप तीनों फॉर्मेट खेल रहे होते हैं तो आपका जो फोकस होता है वो तीनों फॉर्मेट पे 100% होना चाहिए, और जहां पर क्रिकेट ऐसा गेम है कि जहां पर आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होते हैं, थोड़ा सा रिलैक्सेशन की कोशिश करते हैं कि मैं फील्ड प्लेसिंग से छुप जाऊं, कवर पे चले जाऊं या मिडिल पे चले जाऊं, तो बॉल जो है वो आपके पास ही आती है। तो कंसंट्रेशन जो है बाबर आजम की मैंने पहले ही बताया कि एज ए कैप्टनसी में रहती है, चाहे वो स्लिप में खड़े हो चाहे वो कवर पे खड़े हो, तो फील्ड प्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और कैचेस विन द मैचेस। और जब जो स्पिनर आपका लंबी बॉलिंग कर रहा होता है उसको विकेट नहीं मिलती है, उसके बाद अगर एक कैच छूट जाता है तो फिर वो स्ट्रगल करता है, जिसकी वजह से ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि 300 से ज्यादा रन कर दिए, लीड भी अच्छी हो गई है,
और कमांडिंग पोजीशन में श्रीलंका स्टैंप पे आया हुआ है। ठीक है, और ये टेस्ट मैच आपको कैसा लग रहा है पाकिस्तान के लिए? क्या मुश्किलात हो सकती है पाकिस्तान के लिए? क्योंकि गुज़िश्ता टेस्ट मैच में भी बाबर आजम पे हम सब रिलाय करते हैं, बाबर आजम आउट हो गए थे तो वो लकीली अब्दुल्ला शफीक ने एक ऐसी मैरिकल कर दिया, एक ऐसी मैराथन इनिंग खेली, पाकिस्तान जीत गया। ये टेस्ट मैच पाकिस्तान आपको लग रहा है कि बचाने में कामयाब हो जाएगा, या फिर हमें आसमान की तरफ मुंह करके बादलों का इंतजार करना पड़ेगा? मुझे लग रहा है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से श्रीलंकन होम सीरीज में खेल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं, 5 आउट भी किए, उनके स्पिनर्स, उनका फास्ट बॉलर जो है अटैक बड़ा अच्छा है और वो अटैक कर रहे हैं। फर्स्ट इनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर पहली इनिंग में देखिए आपके बीच में जो टेस्ट में खेले वो अब्दुल्ला शफी जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग कर दी उन्होंने, 200 से ज्यादा बॉलें उन्होंने खेली और बड़ी अच्छी इनिंग खेली। मगर अगेन फिर बात आ जाएगी फवाद आलम पे आएगी कि वो भी जो है थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन में रहे और जिसको जो है अंडर प्रेशर रहे। काफी इनिंग्स उनकी हो गई, अब तक कोई लंबी इनिंग्स खेलने में कामयाब नहीं हुए। एज ए टेस्ट फॉर्मेट में खाली वो सिलेक्ट होते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में, मगर वापस कम बैक करना पड़ेगा। पाकिस्तान में हमेशा टॉप ऑर्डर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इमाम उलग जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी की होम सीरीज में, पाकिस्तान जब आई थी उसके बाद टेस्ट मैचेस में भी उन्होंने सेंचुरी की है। यहाँ पर जो सेकंड इनिंग होगी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी और टॉप ऑर्डर अगर अच्छा खेलेगा तो पाकिस्तान ओवरऑल ये मैच बचा सकता है। ठीक है, आपको लग रहा क्या है पाकिस्तान की बैटिंग का प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि आप खुद भी बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन रहे, डोमेस्टिक में आपने काफ़ी रन किए, तकरीबन 85 फर्स्ट क्लास मैचेस में आपने क़यादत भी की। पाकिस्तान की बैटिंग का मसला क्या है? क्योंकि बाबर आजम पे ही सारा दबाव होता है, उसी पे सारा प्रेशर होता है, और मुझे ये बात कहने की इजाज़त चाहिए आपसे कि ऐसा लगता है कि बाबर आजम 10 बहनों का इकलौता भाई है कि जो करना है वो बाबर आजम नहीं करना है। बिल्कुल, जितने रन उन्होंने कर दिए हैं आईसीसी की टॉप रैंकिंग में चल रहे हैं, वर्ल्ड क्लास फहरिस्त में उनका नाम भी आ रहा है। मगर ये देखिए कि अब इनकी उम्र भी कम है और मैंने पहले ही बताया कि जब तीनों चारों फॉर्मेट आप लीग्स खेलते रहेंगे सारी क्रिकेट, तो एक जो बॉडी होती है आपकी वो 100% नहीं देती है हर दफा। मगर जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं और फील्डिंग कर रहे हैं, फील्ड प्लेसिंग में बाहर भी नहीं जाना होता आपको, 83-90 ओवर्स टेस्ट क्रिकेट में भी फील्डिंग में रहना पड़ता है, तो सारा प्रेशर बाबर आजम पे जा रहा है। मगर हमेशा मैंने बताया कि टॉप ऑर्डर जो है वो जब 2 टॉप ऑर्डर के बैट्समैन फेल हो जाएंगे तो वहां पर जो मेन पोजीशन है वो बाबर आजम की होती है, क्योंकि वो बड़े एतमाद से खेलते हैं। मगर फवाद आलम जो है वो क्लैप्स कर रहे हैं पिछले 6 या 7 इनिंग में, देखें उनसे रन नहीं हुए, एक ही फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट। अच्छा हसन ये बताइएगा, 300 बॉलें हसन ये बताइएगा कि फवाद पे मैं आता हूँ जरा, अजहर अली को क्या यहाँ पे खिलाना चाहिए था? क्योंकि डिबेट ये भी है कि अजहर अली का जितना उनकी परफॉर्मेंस है उनको एक मौका देना चाहिए था यहाँ पे, या फिर अगर आप अजहर को नहीं खिला रहे थे तो फिर शान मसूद की जगह बन सकती थी। बिल्कुल शान मसूद की जगह बन सकती थी, क्योंकि डबल सेंचुरी उन्होंने की है काउंटी क्रिकेट में सीजन में अगर आप देखें, और डे बाय डे और वो इम्प्रूव करते जा रहे हैं। मुल्तान सुल्तान जब से उन्होंने अपना आगाज किया T20 फॉर्मेट में खेलने का, फिर वो वनडे क्रिकेट में भी खेलना शुरू हो गए, फिर उसके बाद काउंटी में खेलने गए, वहां भी सेंचुरी की। पाकिस्तान की डोमेस्टिक में उन्होंने बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी, फिर जिसकी वजह से वो वापस कम बैक करके आए। तो शान मसूद डिजर्व करते हैं इस टाइम। 2-3 साल पहले इतनी इंप्रूवमेंट उनमें नजर नहीं आई थी, मगर अब जो है फॉर्मेट में वो जब आबिद अली भी आपके पास नहीं है और इंजरी हो गई उनको, तो वो भी नहीं है उसकी वजह से। मगर शान मसूद जो है कंटेंट अच्छे हैं और टॉप क्लास नए बॉल को वो खेलना जानते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी है काफी, 2 उन्होंने 3 सेंचुरियां भी की हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो मगर फिर भी सलमान आगा को खिलाया गया है। और बाबर आजम जो है वो जिस तरह से 96 टेस्ट मैचेस उनके हो गए हैं, मेरे ख्याल में एज ए कोच मोहम्मद यूसुफ भी बैठे हुए हैं, फिकलान में भी बैठे हैं, कोशिश वो यही कर रहे हैं कि जहाँ परफॉर्मेंस होती है किस तरह से 100 टेस्ट जो है अजहर अली खेल जाएं, ताकि ये रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के पास रहे। यही इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, एक तरफ आप 100 टेस्ट की हम सब बात करें, दूसरी तरफ एंजेलो मैथ्यूज़ अपना 7वां टेस्ट मैच है खेल रहे हैं, तकरीबन आगे पीछे ही फवाद आलम के साथ उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया। फवाद आलम 13 साल के बाद 1000 रन बनाने में कामयाब हो रहे हैं, एंजेलो मैथ्यूज़ अपना 7वां टेस्ट मैच है खेल रहे हैं। सिलेक्शन के जो ये मसाइल हैं ये कब ख़त्म होंगे? देखिए सिलेक्शन के मसाइल बस ये चलते रहते हैं। अगर सऊद शकील की भी मैं बात करूं कि थ्रू आउट आप डगआउट में बैठाए हुए, आप मौका नहीं दे रहे उनको। ऐसे काशिफ भट्टी जैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, उनको मौका नहीं मिला, फिर नुमान को बिठाते हैं। फिर यासिर शाह जो है सालों बाद इंजरी से वापस कम बैक करके आए हैं, तो जो डगआउट में बैठे हुए हैं, और हारिस रऊफ जो है वो भी इनके साथ टीम के साथ डगआउट में बैठे हुए हैं। तो जिस तरह से मैंने बताया कि रोटेशन बड़ी जरूरी होती है, और जब टीम का कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, इसके बाद एशिया कप है, इसके बाद क्रिकेट आगे बहुत ज्यादा आ रही है पाकिस्तान की, तो आपको टीम का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। और ये डिसीजन जो है कोच ही ले सकते हैं। सकलैन भाई जैसे टॉप क्रिकेट में खेलते रहे अपने जमाने में, और मोहम्मद यूसुफ जैसे बैट्समैन है, ये दोनों को मिलकर फैसला करना पड़ेगा कि कहाँ छड़ी टीम की बनानी है, और प्लेइंग 11 जो है हमने अच्छी टीम खिलानी है। ठीक है, अब आखिरी इस टेस्ट मैच से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन कि कहाँ इस टेस्ट मैच का रिजल्ट देख रहे हैं? आया पाकिस्तान इसको जीतने में कामयाब हो सकता है, पाकिस्तान ड्रॉ करने में कामयाब हो जाएगा, या फिर पाकिस्तान को शिकस्त हो सकती है? ड्रॉ करने में कामयाब हो सकता है कि लंबी इनिंग्स खेलें,
टॉप ऑर्डर अगर अच्छा खेलें नबी इनिंग्स में तो यकीनन ड्रॉ हो सकता है, मगर मेन बात वही है कि रिजवान और इमाम उल हक और जिस तरह से अब्दुल्ला शफी हैं वो अगर लंबी इनिंग खेलेंगे तो मैच का रिजल्ट कुछ डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, हसन रजा से हम बात करें टेस्ट मैच के हवाले से। हसन ने बड़ी एक अच्छी बात की, सऊद शकील के हवाले से उन्होंने बात की, शाहनवाज धानी के हवाले से बात की। एक जो एक एहसास महरूमी पैदा हो रहा है सिंध के और कराची के प्लेयर में है कि जी कराची के तमाम प्लेयर बेंच पे बैठे हैं और टीम मैनेजमेंट ये कहती है कि जी बैलेंस टीम का नहीं बन पा रहा, इसलिए तमाम प्लेयर जो है वो बाहर बैठे हैं। लेकिन जब एक ही शहर के एक ही जब प्रोविंस के लोग बाहर बैठेंगे तो लोगों के जहन में ये बात ज़रूर आती है। अभी कश्मीर प्रीमियर लीग हो रही है और यहाँ पर खालिद जिया साहब और सईद आज़ाद साहब ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने, क्योंकि कराची के प्लेयर्स को इतने मौके नहीं मिल रहे हैं, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि कराची के प्लेयर्स को उन्होंने अपनी टीम में मोस्टली जो है वो इंडक्ट किया है और इससे यकीनी तौर पे कराची का टैलेंट सामने आएगा। ओवरसीज वॉरियर के वाले से भी बात करेंगे, हसन रजा हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसके अलावा हमारे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त जो एक फेमस जो है शोबिज़ पर्सनैलिटी भी मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे जो ओवरसीज वॉरियर को सपोर्ट भी कर रहे हैं और मजीद आपको फिर अपडेट भी इस हवाले से हम करते रहेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज के हवाले से और अब हम बात करेंगे ओवरसीज वॉरियर्स के बारे में, क्योंकि वॉरियर्स आर विनर्स और ये जीत के लिए पैदा हुए हैं ओवरसीज वॉरियर्स के चीफ मीडिया ऑफिसर टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा ना सिर्फ हमारे साथ मौजूद हैं बल्कि इनके साथ साथ एक ऐसी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी ने मुझे इस वक्त ज्वाइन किया कि जिनका शोबिज़ इंडस्ट्री से बड़ा गहरा ताल्लुक है और टीवी के और कमर्शियल्स का एक हॉट केक है यह नाम, एक ऐसा नाम कि जिसको शोबिस के हवाले से तो आप सब बहुत बखूबी जानते होंगे, लेकिन इनका स्पोर्ट्स से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है क्योंकि जो इनके फादर इन लॉ हैं मुनव्वर आगा, ये अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त लेफ्ट आर्म स्पिनर थे और चूंकि इस वक्त अब्दुल रकीब सर और इकबाल कासिम साहब रेगुलर खेल रहे थे तो मुनव्वर आगा साहब को पाकिस्तान से खेलने का मौका नहीं मिल सका, लेकिन पीआईए के लिए और कराची के लिए मुनव्वर आगा साहब की जो सर्विसेज हैं वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इसके साथ साथ जो इनके ब्रदर इन लॉ हैं खुर्रम आगा, ये स्नूकर के चैंपियन रहे और इनके उनसे जो छोटे भाई हैं खुर्रम आगा से इनके जो नेक्स्ट ब्रदर इन लॉ हैं बाबर आगा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक बड़ा नाम और पाकिस्तान नेवी की क़यादत करते रहे। फ़खर जमान को उन्होंने जब नेवी से खेलते थे तो फ़खर जमान की भी क़यादत की। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त आगा शिराज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आगा शिराज? वालेकुम अस्सलाम। मैं यहाँ पर एक छोटी सी करेक्शन करना चाह रहा हूँ। जो मुनव्वर आगा है वो मेरे मामू है। मामू भी होते हैं आपके? चले ज़बरदस्त। जनाब मुनव्वर आगा साहब एक स्पोर्ट्स की फैमिली से आपका ताल्लुक है। और एक और भी बात बता दूं कि शारजा का छक्का सबको याद है कि जब जावेद मिदाद साहब ने शारजा का छक्का लगाया था, तौसीफ अहमद साहब नॉन स्ट्राइकर एंड पे मौजूद थे, लेकिन शोबिस के एक मैच में तौसीफ अहमद साहब आखिरी ओवर की आखिरी गेंद डिलीवर कर रहे थे और आगा शिराज ने छक्का लगा दिया था। तो मैं यहीं से आगाज करता हूं आगा कि क्या उस छक्के की आपके पास मेमोरीज हैं? अच्छा, हुआ ये था कि तौसीफ साहब मोइन खान साहब की टीम में जो कराची में जो मोइन खान एकेडमी है उसकी शोबिस के और वेटरन्स का मैच हो रहा था, तो आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए थे और तौसीफ साहब ओवर करा रहे थे। तो बस वो बाद में माफी मांगी मैंने उनसे, मैंने सर माफ कर दीजिएगा, इज्जत का सवाल था तो छक्का मारना पड़ा। चले ज़बरदस्त। और एक्टिंग में तो आपके छक्के लगते हैं लेकिन क्रिकेट में भी आपने छक्का लगाया। हसन, ओवरसीज वॉरियर्स के हवाले से बात करते हैं। टीम आपने जब ड्राफ्ट हो रहा था मैं देख रहा था कि आप टीम सिलेक्शन में मौजूद थे, बड़ा वाइटल रोल आपका था। कैसी टीम सेलेक्ट हुई है ओवरसीज वॉरियर की? बहुत अच्छी टीम सेलेक्ट हुई है और आपको पता है जब ड्राफ्टिंग होती है तो उसमें प्लेयर जो है ना पिक करने पड़ते हैं और सबसे बड़ी मेन चीज वो होती है कि पिकिंग पॉइंट आपका क्या है, वो जो आपकी नंबरिंग आती है वो बड़ी डिफिकल्ट होती है। और जैसी पहली पिक हुई आपको पता है ड्राफ्टिंग शुरू हुई सीजन 2 की केपीएल की, तो एक टीम ने अहमद वसीम को पिक किया और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि जब भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग कोई प्लेयर की होती है तो उसका टीम का कॉम्बिनेशन जो है वो खराब हो जाता है, जिसमें बॉलर्स आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए, राइट हैंड बैट्समैन चाहिए, 2 बैट्समैन चाहिए, 3 बैट्समैन चाहिए टॉप ऑर्डर में। उसके बाद बॉलर्स होते हैं, बॉलर को आपने बड़ा फोकस रख के करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि इनमें बॉलिंग स्ट्रेंथ आपकी क्या होगी टीम की। तो सारी फ्रेंचाइजें वहां पर थी और हमारी कोशिश ये होती है कि जितने इमर्जिंग प्लेयर्स और यंग प्लेयर्स और मिक्स प्लेयर्स हैं उनका कॉम्बिनेशन बनाया जाए। और उस कॉम्बिनेशन से जो है एक चीज अच्छी हुई है कि यंग थोड़ी टीम बनी है और यंग प्लेयर में जो है जिस तरह आजम खान उरूज पर चल रहे हैं, हार्ड हिटर बैट्समैन है, पीएसएल और लंकन लीग जो है वो भी खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। उसके बाद उमैर आसिफ का एक एडवांटेज हुआ है हमें कि वो भी कंसिस्टेंट जो है, बड़े अच्छे बॉलर हैं, ऑलराउंडर भी हैं, नीचे फील्ड में आगे बैटिंग भी करते हैं। असद शफीक जैसे जो है एक्सपीरियंस प्लेयर
माना कि वो टेस्ट क्रिकेट उन्होंने खेली हुई है, मगर उनका एक्सपीरियंस एज डोमेस्टिक में भी बहुत ज्यादा है और पिछले काफी फ्रेंचाइज से और पिछले काफी सालों से 70s के अब उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले हैं। तो ये सीनियर और जूनियर कॉम्बिनेशन जो बनेगा, आई थिंक ये बड़ा जबरदस्त बनेगा। अच्छा असद, यहाँ पे जब आपने असद शफीक की बात की, मुझे याद है कि जो गुज़िश्ता एडिशन था उसमें असद ने बड़ा एक ज़बरदस्त कैच भी लिया था। तो एज ए फील्डर, एज ए कैप्टन भी जो है उनका जो इनपुट है, उनका इम्पैक्ट जो है वो बड़ा काम करेगा। आपने इमरान रंधावा को पिक किया, मैं समझता हूँ ये एक आपकी बड़ी अच्छी सिलेक्शन थी, क्योंकि अब तक इमरान रंधावा जिस टैलेंट के प्लेयर है उनको इतने मौके नहीं मिल सके, लेकिन ओवरसीज़ वॉरियर ने जिस तरह उनको जिस कैटेगरी में पिक किया है, आई थिंक इमरान रंधावा के लिए और ओवरसीज़ वॉरियर्स के लिए बड़ा अच्छा होगा। बिल्कुल, ओवरसीज वॉरियर के लिए अच्छा होगा और ये मौका जो है बच्चों के लिए है खेलने का, लड़कों के लिए खेलने का है। अगर हम PSL की बात करते हैं तो वहाँ पर वर्ल्ड के टॉप क्लास प्लेयर और खेल रहे होते हैं, जहाँ पर पूरे मौके में लोगों नहीं मिलते। मगर यहाँ पर जो है कि कश्मीर को आपने बताया कि कश्मीर के कॉज के लिए भी ये टूर्नामेंट होने जा रहा है, सीजन 2 जो है कश्मीर प्रीमियर लीग। उसमें इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि कश्मीर की जो 4 से 5 प्लेयर हैं वो भी लोकल वो होना जरूरी है। मैं आता हूं हसन, उस पर आता हूं हसन, मैं कश्मीर के प्लेयर्स पर आता हूं, जरा मैं आगा को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूं। आगा ये बताएं कि जो कश्मीर प्रीमियर लीग इसमें बहुत सारी फ्रेंचाइज, दूसरी फ्रेंचाइजीज भी हैं, लेकिन आपने व्हाई डिड यू अडॉप्ट ओवरसीज वॉरियर? ओवरसीज वॉरियर एक तो नाम बड़ा यूनिक सा है और बड़ा कैची है, क्योंकि जो इनका स्लोगन है वॉरियर्स आर द विनर, तो वो भी एक बड़ा कि नाम पे बड़ा डिपेंड करता है। और मेरी देखिए, जीत कोई भी टीम जीते, जीत हमेशा पाकिस्तान की होगी, जीत हमेशा कश्मीर की होगी और एट द एंड कश्मीर हमारा ही होगा। और इंशाल्लाह मेरी दुआएं तो सबके साथ है। हसन मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है और अभी का नहीं है, बहुत मतलब मैं इसका फैन हूँ और दुआएं हमेशा हसन के साथ रहेंगी, इस KPL के साथ रहेंगी। अच्छा आगा ये बताइएगा कि क्रिकेट का और फिल्म स्टार्स, टीवी स्टार, शोबिज स्टार का बड़ा चोली दामन का साथ रहा। शारजा में हम मैचेस देखते थे कि वहाँ पे टीवी स्टार ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि बॉलीवुड के भी जो है टीवी स्टार्स वहाँ पर होते थे, और अब क्रिकेटर्स भी, शोबिज 11 भी जो है वो बड़ी मजबूत एक टीम बन गई, लोग खेलते हुए उनसे घबराते हैं। तो आप किस तरह देखते हैं कि शोबिज स्टार क्रिकेटर्स के साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं? अच्छा, इसमें क्या है कि क्रिकेट जो है बेसिकली हम लोग का वो कहते हैं ना कि गेम हमारा नहीं है, ये तो इन लोग का ही है। हम तो सिर्फ एक तफरी के तौर पे खेलते हैं, लेकिन उस तफरी को हमने इतना सीरियस ले लिया कि हमें नहीं पता था कि हमारे जो स्टार्स हैं वो भी इतनी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। और ये थैंक्स टू नवाब आलम, कामरान जिलानी, अदनान सिद्दीकी, दानियाल अरशद, जिन्होंने फहद मुस्तफा बड़े अच्छे प्लेयर हैं। एग्जैक्टली, फहद हमारा ओपनर भी है और बैट्समैन बहुत अच्छा है, लेफ्ट हैंडेड है, मैं भी लेफ्ट हैंडेड हूँ और हमारे शोबिस में बहुत कम लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और जितने भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है वो सारे अच्छे के अच्छे हैं। ठीक है, तो यानी मैं ये समझूं आपकी गुफ्तगू से कि बैटिंग आपके बाएं हाथ का काम है? कह सकते हैं आप। ऑलराइट। अच्छा आगा ये बताएं कि हम पड़ोसी मुल्क में देखते हैं, वहाँ पे अभी हसन भी खेल कर आए, UAE में लीग होती है, स्टार्स की लीग होती है, और किस तरह से आप इस किस्म की लीग्स को देखते हैं? आप समझते हैं कि पाकिस्तान में भी स्टार की कोई लीग होनी चाहिए, क्योंकि इतना टैलेंट पाकिस्तान में, गो कि एक लीग हुई ज़रूर है लेकिन शायद वो इतना सीरियस स्केल पे नहीं हुई है। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से कि अगर हमारी गवर्नमेंट सुन रही है, PCB सुन रही है, हमारे स्टार्स को ये लोग ऑन बोर्ड लें और ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी स्टार्स हैं उनके माबैन भी एक मैचेस होने चाहिए, जैसे कि वर्ल्ड कप होता है, एशिया कप होता है, उसके अलावा जो आपके T20s होते हैं, इसी तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड हम स्टार्स के भी वर्ल्ड कप होने चाहिए, T20 होना चाहिए। अब जैसे KPL हो रहा है, मैं चाहता हूं कि हम इतना तो अच्छा नहीं खेलते जितना हमारे जो क्रिकेटर्स खेलते हैं, लेकिन एक एक प्लेयर्स को भी होना चाहिए, जैसे कि अभी एज अ ब्रांड एम्बेसडर्स बहुत सारे एक्टर्स को लिया है, इसी तरह एक ना एक दिन ऐसा वक्त आना चाहिए कि एक स्टार को भी एक टीम में होना चाहिए। ठीक है। अच्छा आगा ये बताएं, मैं कहना चाहूंगा ये कारवां रुकना नहीं चाहिए। ये जो अभी एक लीग का स्टार्ट हुआ है, स्टार लीग का जो स्टार्ट हुआ है, अच्छा अभी जैसे MSL होने वाला है जो शायद आपके हिसाब कराने जा रहे हैं। अच्छा आगा ये बताइए, सितंबर में होने जा रहा है। क्रिकेट के तो आप फैन है हसन रजा के, लेकिन फील्ड में आपको कौन सा ऐसा क्रिकेटर लगता है कि आपको लगता है यार ये हमारे सामने एक्टिंग कर रहा है?
अगर देखा जाए तो सारी दोस्त हैं, ठीक है, तो ऐसा तो कोई एक्टर तो हमारे सामने तो सर कौन एक्टिंग करेगा। ठीक है हसन, ये बताएं कश्मीर के जो प्लेयर हैं ये बड़ा वाइटल रोल प्ले करेंगे, इस सवाल से किस तैयारी के साथ आपने ये पिक की हैं? देखें ये कश्मीर के प्लेयर्स हैं और आपको पता है कि मुजफ्फराबाद में एक ही क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पर हम फर्स्ट क्लास भी खेलते रहे अपने दौर में और उसको प्रिपरेशन में बड़ा टाइम लगा है। और जिस तरह से केपीएल की मैनेजमेंट पूरी जो है वो लास्ट ईयर बड़ा जबरदस्त उन्होंने मुश्किल का शिकार होते हुए भी ये मैनेजमेंट को पूरा किया, ग्राउंड स्टाफ जो था पूरा था, बड़ी अनगिनत मेहनत करी, उसके बाद एडवर्टाइजिंग, इसकी मार्केटिंग, पूरा टीम वर्क होता है सारा ये कोई भी लीग कराने में, वो टीम वर्क बड़ा जबरदस्त नजर आता है और खूबसूरत तरीन जगह है। और वहाँ पर बच्चे खेलते भी हैं, वहाँ पर 2 से 3 नेट्स भी लगे हुए हैं जो उसकी सराउंडिंग में, वहाँ पर लोकल जो कम्युनिटी है वहाँ पर बड़ी इंटरेस्टेड में हो गई है, वो उनमें बड़ा शाम आ गया है जब से ये लीग शुरू हो गई है। पीएसएल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ उनको मौका नहीं मिलता था, मगर उनके शहर में ये लीग होने जा रही है तो वहाँ पर अंडर 19, अंडर 16 और कश्मीर में इतना टैलेंट है, अभी रिसेंटली खेले सारे प्लेयर, तो इनके लिए बड़ा अच्छा चांस है कि ये शेख मलिक जैसे प्लेयर, वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो है पाकिस्तान के, हफीज सीनियर और फिर ये मिर्जा उल हक वगैरह इनके साथ डगआउट में शेयर करेंगे और एक्सपीरियंस क्रिकेट खेलेंगे, तो बड़ा एक अचीवमेंट होगा इन लोगों के लिए। बड़ा अचीवमेंट होगा। आगा कोई मैसेज देना चाहेंगे आप ओवरसीज वॉरियर्स के लिए जाने से पहले? सर मैसेज एक तो हसन भाई के लिए है कि बस दिल लगा के खेलें और दुआएं हमेशा आप लोग के साथ रहेंगी। और मतलब ये मैसेज मैं सिर्फ ओवरसीज अपना वॉरियर्स को नहीं देना चाह रहा, मैं ये सिर्फ सबको देना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान का नाम रोशन करें, ठीक है, अपनी टीम का नाम रोशन ना करें, ठीक है, क्योंकि अभी जिस हम फेज से गुजर रहे हैं, हम बहुत बुरे फेज से गुजर रहे हैं और इस फेज में ये केपीएल कराना ये जिगरे का काम है। और मैं ख्वाजा तहसीन पेश करता हूँ जहांगीर साहब को, जो कि होल सोल पूरा इसको लेके चल, उन लोगों को मैं सलाम पेश करता हूँ, खास तौर पे पाकिस्तान आर्मी को मैं सलाम पेश करता हूँ, उन लोगों को सलाम पेश करता हूँ जो बैक ऑफ द कैमरा रह के इस केपीएल को हमारे सामने लेकर आ। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगा शिराज हमारे साथ मौजूद थे और ओवरसीज वॉरियर को सपोर्ट करें। हसन रजा हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच हसन। आइंदा भी हम आपको दावत देते रहेंगे ओवरसीज वॉरियर्स के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए, और आज के शो में आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हॉकी के हवाले से आपको अपडेट करते चले कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कायम मुकाम जो सेक्रेटरी आसिफ बाजवा की जगह अब कायम मुकाम सेक्रेटरी जो कराची हॉकी एसोसिएशन है उनके हैदर हुसैन साहब को कायम मुकाम सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। और इससे पहले सईद खान साहब का नाम था कि वो कायम मुकाम सेक्रेटरी होंगे, लेकिन चूँकि फ्रांस में मुकीम थे सईद खान साहब तो उनके कुछ इशूज़ थे जिसकी वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ सके, और अब जो है वो कायम मुकाम जो है वो सेक्रेटरी हैदर हुसैन साहब को अपॉइंट कर दिया गया। हैदर हुसैन हमारे शोज़ का भी हिस्सा रहे, बहुत काम कर रहे हैं हॉकी के हवाले से, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं जी स्पोर्ट्स के नुमाइंदे खुसूसी असगर अजीम साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनको हम शो में खुश आमदेद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम असगर अजीम साहब। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असगर बताइएगा क्या अपडेट्स है इस हवाले से कि पहले सईद खान का नाम चल रहा था कि उनको कायम मुकाम सेक्रेटरी बनाया जाएगा, और अब कुछ मसाइल आए वीज़े के, कुछ और इश्यूज आए जिसकी वजह से हैदर हुसैन को बनाया गया। ये एक अपॉइंटमेंट किस तरह देख रहे हैं? अली भाई, असल में 6 जुलाई को जब आसिफ बाजवा साहब के हवाले से खबर आई थी कि इनको आप ही के प्रोग्राम में बात हुई थी और हमने ये कहा था कि ये माइनस आसिफ बाजवा जो है वो सारा गेम हो रहा है, तो आसिफ बाजवा के माइनस होने के बाद यहाँ नासिर अली जो कि ओलंपियन है, साबिक कप्तान है, उनके हवाले से खबर आई थी कि उन्हें जो है सेक्रेटरी का मकाम बनाया जा रहा है। लेकिन फिर उसके बाद 2 दिन के बाद खबर आती है कि इनका ताल्लुक बनने से है, उन्हें जो है वो कायम मकाम सेक्रेटरी बनाया जा रहा है। लेकिन सईद खान के नाम आने के साथ ही बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे। ये बात बिल्कुल अलग है कि वीज़े का इशू या किसी और चीज़ का इशू, असल में सईद खान एक मुतनाज़ा शख्सियत थे जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार थे और उनके हवाले से मीडिया में काफ़ी बातें हो चुकी थी, खासकर वुमेन हॉकी के हवाले से वो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसकी वजह से आई थिंक जो खोकर साहब उन्होंने रिव्यू लिया अपने ही फैसले पर, और अब जो है उन्होंने एक ऐसे नौजवान को नॉमिनेट किया जो कि हॉकी का दर्द रखता है। असगर ये बताइएगा कि खालिद सज्जाद खोकर साहब मेरे शो में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मैं स्पोर्ट्स बोर्ड से बात करने के लिए कल मैं जा रहा हूं, क्योंकि एक साथ ही अखलाक को भी हटाया था, सज्जाद खोकर साहब को भी हटाया था और आसिफ बाजवा को भी हटाया था, तो सिर्फ ये तकरीर जो है ये एक ही पोस्ट पे क्यों की गई है?
देखिए, ये एक वाकई बहुत ही अहम सवाल है कि सिर्फ एक पोस्ट में क्यों की गई है। इसका जवाब अली भाई वही हमारा पहला बीपीआर जो आप ही के प्रोग्राम में हमने दिया था कि ये आसिफ बाजवा माइनस सारा प्लान था और इस प्लान के तहत काम हुआ, लेकिन जो टाइम पीरियड लगा कोई मुनासिब बंदा आई थिंक जो मेरी इतलात है खालिद सज्जाद खोखर को नहीं मिल रहा था कि वो उसको लेकर आए, क्योंकि पहले वो खुद 4 रुकनी कमेटी के वो खुद सरबराह भी है। तो ये भी एक सवाल था कि यार, लेकिन जो है हैदर हुसैन को जो है नॉमिनेट किया हॉकी फेडरेशन के कायम मकाम सेक्रेटरी के लिए, जो कि मैं समझता हूँ कि मेरिट पर है, अच्छा फैसला है। हैदर हुसैन के काम को ना सिर्फ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बल्कि पाक फौज भी जानती है, और रेंजर्स के जो टूर्नामेंट हो या आर्मी चीफ का टूर्नामेंट हो, उसमें हैदर का रोल बड़ा नुमाया नजर आ रहा था और उसका काम भी नजर आ रहा था। आज आप देखें कि 30 साल के बाद अगर कराची का कोई क्लब नेशनल सतह पे फाइनल खेलता है तो उसके पीछे भी हैदर हुसैन ही है। और इसी तरीके से जब अगर पूरे सिंध में हॉकी अगर काम कर रही है तो वो हैदर हुसैन की वजह से कर रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। असगर अजीम हमारे साथ मौजूद थे। हैदर हुसैन की अपॉइंटमेंट के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे और हम हॉकी के हवाले से मुसलसल अपने शोज़ में गुफ्तगू करते हैं। हॉकी मैक्स लीग के हवाले से भी हमने प्रॉपर पूरा एक शो किया था सलमान सरवर भट्ट साहब के साथ, और इसके अलावा हमने कल भी हॉकी के हवाले से बात की थी। कॉमनवेल्थ गेम में पाकिस्तान की टीम जा रही है, राना जहीर अकेडमी के हवाले से हमने बात की, और आज भी हमने हॉकी को डिस्कस किया। तो हमारी कोशिशें काविश हैं पाकिस्तान में खेले जाने वाले हर स्पोर्ट्स के हवाले से हैं। GTV जी स्पोर्ट्स हर स्पोर्ट्स के लिए हाजिर है। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।